नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज इंडिया लीगल में एक बेहद संवेदनशील विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और ये मामला न केवल हमसे और आपसे जुड़ा है, न केवल आर्थिक दुनिया से जुड़ा है, बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एक मां ने जब अपने बेटे के ऑनलाइन गेम्स की लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, तो उन्होंने पूछा कि ये पबजी वाला है क्या। साथ में प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी भी की थी कि समस्या भी है, समाधान भी है। ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चे प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड की ओर जाएं। आज गेमिंग का सुरूर चढ़ा हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौर में जब दुनिया के कारोबार ठहरे हुए हैं, तब ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते कारोबार पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे पूरा विश्व ऑनलाइन गेमिंग का दीवाना हुआ जा रहा है। वीडियो और मोबाइल गेम्स दुनिया में आए तो बच्चों और किशोरों को ही नहीं बल्कि बड़ों ने भी इन्हें अपना लिया। तेजी से बढ़ते स्मार्ट मोबाइल फोनों ने ऐसे गेम्स को का जो खेल है इसे इतना सुविधाजनक बना दिया है, जिससे डिजिटल गेम्स की मांग और ज़्यादा तेज होती जा रही है और बाज़ार में ऐसे नए नए गेम्स आने लगे हैं। इस बाज़ार का लगातार इजाफा हो रहा है। वीडियो मोबाइल गेम्स के बढ़ते कारोबार और का आलम ये है कि आज इन्हें कई नामी गिरामी कंपनियां बनाने लगी हैं। गेमिंग से जुड़े कानून की बात करें तो भारत में आज भी ये ग्रे एरिया सा है, जहां पर बहुत कुछ साफ नहीं है। न ऑनलाइन गेमिंग को सही तरह से परिभाषित करके समझा गया है और न ही हालिया परिप्रेक्ष्य में इसे नियंत्रित करने के लिए कानून ही पूर्ण तरीके से बनाए गए हैं। नतीजा ये निकलता है कि अक्सर हमारे देश के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, कभी ब्लू व्हेल के रूप में, कभी अन्य गेम के रूप में। अब तो ये काम चीटिंग तक चला गया है और बच्चे अब पैसे गंवाने लगे हैं। सिक्किम, नागालैंड और तेलंगाना में पहली बार इस क्षेत्र में कानून बनाए गए। द सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2008 ऑनलाइन गेमिंग या जुआ को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाने वाला पहला कानून है। इसके तहत राज्य के कानून के अंतर्गत गेमिंग की जा सकती है। वैसे कई सरकारों ने ऑनलाइन गेमिंग को अवैध भी करार दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने खास तरह के गेमिंग को वैध ठहराया है। हाल फिलहाल में भी ऐसा ही एक फैसला आया जिसमें ऑनलाइन गेमिंग को अवैध नहीं कहा गया। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु राज्य के कानून को रद्द किया और रमी और पोकर कौशल पर आधारित खेल करार दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जुआ नहीं है। 276वें कानून आयोग की रिपोर्ट विधि आयोग ने कानूनी ढांचा भारत में क्रिकेट सहित जुआ और खेल सट्टेबाजी पर एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में भारत में ऑनलाइन जुए को वैध बनाने की सिफारिश की गई, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना निरर्थक साबित हुआ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन गतिविधियों पर अंकुश लगाना असंभव हो गया है और इसकी ऑनलाइन निगरानी करना वास्तव में कठिन है। नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों का प्रावधान किया गया है। वैसे एक शब्द जो फैंटेसी गेम से जुड़ा हुआ है वह है स्किल या दक्षता। इसी के आधार पर अदालतों ने फैसले भी दिए। तकनीक की बात करें तो फैंटेसी खेलों में सफलता काफी हद तक प्रतिभागियों के निर्णय और खेल पर आधारित ज्ञान या स्किल के प्रयोग पर निर्भर करती है। लेकिन फैंटेसी खेलों के लिए प्रबलता परीक्षण या जिसको कहा जाए प्रीडोमिनेंस टेस्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है और केस टू केस फैसले होने चाहिए थे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। मसलन ऑनलाइन रमी फेडरेशन की एक आचार संहिता है। सिद्धांतों में सुनिश्चित करने से लेकर सब कुछ शामिल है कि कम उम्र के खिलाड़ियों को एल्गोरिथम प्रमाणन की अनुमति नहीं है। एमपीएल जैसी बड़ी फर्मों में गेमर्स के लिए बहुत अधिक समय तक खेलने या जोखिम भरे व्यवहार की ओर झुकाव के लिए एक चेतावनी प्रणाली है। कुछ उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक कर दिया जाता है और एमपीएल उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास भेज देता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक यदि हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार की स्थिति यदि बात करें तो कारोबार भले ही फायदे में है, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव जरूर लोगों पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि
कुछ खास तरह के ऑनलाइन गेमिंग में आगे बढ़ने से पहले ऑनलाइन गेमिंग कारोबार की अगर हम जो पकड़ है बाजार पर उस पर नज़र डालेंगे तो आश्चर्य होता है और ऐसा लगता है कि आखिर हम कहां से कहां पहुंच गए। हम एक ऐसे वर्चुअल विश्व में जा रहे हैं, एक ऐसे वर्चुअल दुनिया में पहुंच रहे हैं जहां पर सब कुछ हो सकता है और इसका सीधे सीधे मानसिक स्तर पर भी लोगों पर असर पड़ रहा है। विशेषकर जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा पड़ रहा है, जो युवा हैं उन पर ज़्यादा पड़ रहा है। किस तरह का कारोबार ये चल रहा है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस तरह के जजमेंट अभी तक इस पूरे मामले पर आए हैं। ऑनलाइन गेम्स की कशिश लगातार बढ़ रही है। महामारी भारत में ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार के लिए वरदान साबित हुई है। 2016 में 4G डेटा क्रांति आने के बाद से ही देश में गेमर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि महामारी के दौरान ऑनलाइन गेमिंग मुख्यधारा के मनोरंजन के एक विकल्प के रूप में उभरा। 2020 में ऑनलाइन गेमिंग भारत के मीडिया और मनोरंजन MNE क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट था। भारत में मार्च 2018 में 25 करोड़ गेमर्स थे, जो जून 2020 में बढ़कर 43.3 करोड़ हो गए। 2025 तक गेमर्स की संख्या बढ़कर 65.7 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 में इस सेगमेंट की कीमत 60 अरब रुपए थी, जो कुल गेमिंग रेवेन्यू का 44% था। वित्त वर्ष 2025 तक इसके 29% बढ़कर 169 अरब रुपए होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 में घरेलू ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र का मूल्य 136 अरब रुपए था और वित्त वर्ष 2025 तक इसके 21% की सालाना ग्रोथ CAGR के 7% बढ़कर 290 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अगस्त 2020 और जनवरी 2021 के बीच गेमिंग सेक्टर में $544 मिलियन का पूंजी निवेश देखा गया। लॉकडाउन के बाद मोबाइल गेम पर बिताया जाने वाला साप्ताहिक समय भी 2.5 घंटे या स्क्रीन का समय 11% हो गया, जो कोरोना काल के पहले 4.1 घंटे या स्क्रीन समय 15% था। भारत में 42 करोड़ गेमर्स कैजुअल मोबाइल गेम खेलते हैं। 2020 में चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक कैजुअल गेमिंग का डाउनलोड भारत में हुआ है। 2020 की पहली से तीसरी तिमाही के दौरान भारत में 7.3 अरब डाउनलोड था, जो पूरी दुनिया का कुल मोबाइल गेम डाउनलोड का 17% था। जाहिर है कि लोगों को अपने मुंहपाश में लेने वाला ऑनलाइन गेम्स का कारोबार चमक रहा है। जरूरत है बेहतर नियंत्रण की, बेहतर सेल्फ रेगुलेशन की और बेहतर कानून की, तभी सवालों के घेरे में आने वाले गेम्स को सही दर्जा भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब एक और आपको जजमेंट्स की एक पूरी रिपोर्ट में दिखाती हूँ जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस तरह के अभी तक इस पूरे मामलों पर फैसले आए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम्स ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी मामले आए जिसने ऑनलाइन गेम्स को कानूनी राहत दी है, उसमें किस तरह के जजमेंट दिए गए हैं और किस तरह से नई दिशा दिखाई गई है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMD चमार बकवाला। मामले का फैसला करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने उन खेलों को शामिल करने के लिए मात्र कौशल का उल्लेख किया था जो मुख्य रूप से कौशल के हैं। ये निर्धारित किया गया कि जिन प्रतियोगिताओं का परिणाम कौशल की पर्याप्त डिग्री पर निर्भर करता है उन्हें जुआ नहीं माना जाएगा। सत्यनारायण केस। सत्यनारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रम्मी एक कौशल आधारित खेल है क्योंकि इसे सफल होने के लिए पर्याप्त मात्रा में कौशल और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घुड़दौड़ का सट्टा लगाना कौशल का खेल है क्योंकि बाजी लगाने वाले व्यक्ति द्वारा घोड़े और जॉकी की क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए। वरुण गुम्बर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि ड्रीम 11 द्वारा पेश किए गए फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स में दाव लगाना शामिल नहीं था। कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित किया गया था। ये भारत में पहली बार था जहां ऑनलाइन फैंटेसी खेलों को कौशल खेल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो हमारे साथ इस पूरे मामले पर
एक ख़ास पैनल जुड़ रहा है जो कि इस पूरे विषय का जानकार भी है और एक नया मार्गनिर्देशन दे सकता है। ये पूरा मामला उठाने के पीछे खासकर मेरा उद्देश्य ये था कि ऑनलाइन गेमिंग जिस तरह से आम लोगों के बीच फैल रहा है, विशेषकर नई पीढ़ी के बीच फैल रहा है, वो एक तरह से दोधारी तलवार बनता जा रहा है। किस तरह से बनता जा रहा है ये भी हम आपको बता चुके हैं। और इस वक्त जो मेरा पैनल है वो है जस्टिस एन मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं यूपी लॉ कमीशन के, और विशेष उन्होंने एक रिपोर्ट ऑलरेडी दे रखी है गवर्नमेंट को। विशाख रंजित हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं, लीगल हेड हैं AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के। विदुषपति सिंघानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खेल और गेमिंग कानून विशेषज्ञ हैं और मैनेजिंग पार्टनर हैं क्रिडल लीगल के। परीक्षित मादी शेट्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, MD हैं ग्रिड लॉजिक ग्रुप ताज रमी जो है उस कंपनी के। और हमारे साथ कुछ और मेहमानों को मैं जोड़ूंगी जो कि मनोवैज्ञानिक भी होंगे और जो इसके असर पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जस्टिस एन मित्तल, मैं आपके पास आना चाहूँगी और मेरा पहला सवाल ही यही होगा सर कि अगर शुरुआत करें यूपी की, अगर जनसंख्या की हम बात करें तो आपने उस पर एक ऑनलाइन गेमिंग पर रिपोर्ट दी है। मैं इस पूरे रिपोर्ट के बारे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उस मद्देनज़र जो आपके पास जो शोध रहा होगा उसके आधार पर यदि आप देखें तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखेंगे? जस्टिस मित्तल से अभी कुछ तकनीकी खराबी, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर उनको मैं रखूंगी अपने साथ। लेकिन इस बीच मैं विशाख रंजित जी से बात करना चाहूँगी। अगर विशाख रंजित जी आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो एक बड़ा मसला है विशाख की, जो जिस तरह से गेमिंग का बाज़ार, ऑनलाइन गेमिंग का बाज़ार बढ़ता जा रहा है, एक अपने आप में एक अलग तरीके का खतरा भी पैदा हो रहा है। किस तरह से आप लोग इस पूरे मामले को देखेंगे? हालांकि अदालतों में ये कहा गया है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स अभी हाल फिलहाल में आई कि यहाँ तक कि बच्चों की मौत तक हुई है, किस तरह से आप देखेंगे इस पूरे मामले को? Thank you first of all for inviting me on this program. Now, so just to give you an introduction of who AIGF is. So we are the All India Gaming Federation. We are a not-for-profit society. We are a member industry body consisting of member gaming companies across the country. So we work with governments and other bodies across the country to develop the gaming industry and represent on behalf of the gaming company in the country. Yes. Now to come to your question, I understand that there are many concerns that people have with respect to biggest issues related and gambling because it's separate things. First of all, we as AIGF have put in place a big robust self-regulatory mechanism. We have a charter called the Online Skill Gaming Charter, which all members are supposed to abide by. It has many basic standards that you have to maintain if you want to run a gaming company in India. It includes measures to ensure that minors are protected, and various other measures to ensure that there is no manipulation in the game. There is no any issues that that people raise. Most of it are dealt with in our plan. That is the first thing. But secondly, yes. Yes, but Vishak, when we saw this recent judgment of Supreme Court and Madras High Court on online games, courts has said that some games are games of skill. It's like we have two aspects of these online games. One is which is giving negative impacts to adolescent or younger kids, and the another is definitely it's a games of skill as court has mentioned, but and that's why it's legal also. This is a positive sign for the industry, but I would love to ask you that from here how will the industry go ahead? I mean, where is the this 100% this industry is booming. So now what will be the future?
Yes, yes. And thanks for that. So that's what I was coming to. So what people say, these concerns that people raise are with respect to something else. What we are dealing with today is the games of skill industry, the skill gaming industry, which is not something to be seen as bad or something that is different from, let's say, a sport. Where you use the skill that you have learned over time by practicing a game or a sport. That's how people win in a game of skill. Now, in terms of games of skill, the gaming industry has been, as you mentioned in your report, has surged massively in the recent times. And it's doing really well, and it's clearly struck a nice spot with the people of the country. Okay. Now, across the world, esports is a very vastly developing field. In fact, India has won a medal at the Asian Games in esports in the last edition. So you are thinking, it's a very important. Yeah. So you are thinking it's a positive step, right? Definitely, and so that's why we need to see it as different from any game of chance or gambling. It's not the same thing. It's a very different field. Okay. And it is something that should be seen like We'll come on that question also. We'll come on that question. But Justice Mittal is with us. Justice Mittal, ऑनलाइन गेमिंग को लेके एक हालांकि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक खास मामले में हालांकि कहा है कि ये गेम्स ऑफ स्किल ही है और इसको वही मानना चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट सर आपने दी है और जिस तरह की रिपोर्ट्स एज ए मीडिया हाउस हम लोग के पास भी आ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग को अगर हम देखें तो 3 स्तर पर बांट सकते हैं। एक तो वो जिसका बुरा असर पड़ रहा है और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, दूसरा वो जिसको हम मान के चल रहे हैं कि ये गेम्स ऑफ स्किल है और जिसके पास एक खास तरह की एक्सपर्टीज होगी वही इस तरह की चीज़ें कर पाएगा, लेकिन उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि किस तरह से ये आधारित किया जाए कि किसके पास स्किल है किसके पास नहीं है। पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, वैसे तो जिंदगी ही एक जुआ है जी, पर जहाँ तक ऑनलाइन गेमिंग का सवाल है, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे माना जाए कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा रेड लाइन डिस्टिंक्शन है और मैं इस डिस्टिंक्शन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर कोई गेम प्री स्किल की तरफ है तो वो स्किल माना जाएगा, और अगर कोई गेम प्री चांस की तरफ है तो उसे गेम ऑफ चांस माना जाएगा जी। गेम ऑफ स्किल कहीं भी प्रोहिबिशन नहीं है, गेम ऑफ चांस के लिए प्रोहिबिशन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली इनमें पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 एप्लीकेबल था। उसके बाद मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, नागालैंड, पौंडीचेरी, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आसाम और वेस्ट बंगाल ने इससे अपने इंडिपेंडेंट लॉ बना दिए जी। अभी भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र आया था जिसमें वो पुराने कानूनों को खत्म करना चाहते हैं, और जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, यानी कि 154 साल पुराना है, उसको भारत सरकार रिपीट करना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने नया एक्ट बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग इन दोनों को ही अच्छी तरह परिभाषित किया है और दोनों में अंतर बताया है। सारी डेफिनेशन हमारी क्लियर है और इसमें हमने ऑनलाइन गैम्बलिंग को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हैं और नीति आयोग का भी फैसला है इस बारे में कि जो फैंटेसी गेम्स है, फैंटेसी गेम्स दे आर नॉट द गेम्स ऑफ चांस, दे आर गेम्स ऑफ स्किल। नीति आयोग ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि फैंटेसी गेम्स आर गेम्स ऑफ स्किल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज क्रिकेट का मैच हो रहा है और उस क्रिकेट के मैच में जो टीम है वो पहले से डिक्लेयर्ड है, तो जो गेम खेलने वाला व्यक्ति है वो अपनी तरफ से उन 12 लोगों की एक टीम बनाएगा और उसमें ये एंटिसिपेट करेगा कि अमुक बॉलर कितने विकेट लेगा या अमुक जो बैट्समैन है वो कितने रन बनाएगा, और जो इसके सबसे नजदीक होगा उसको प्राइज दिया जाएगा जी। इसमें जो फैंटेसी गेम्स के ओनर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और उनका ये कहना है कि हम लोग 80% एज ए रिवार्ड देते हैं और 20% में अपना खर्चा निकालते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फैंटेसी गेम्स हैं दे आर नॉट प्योरली गेम्स ऑफ चांस,
दे आर गेम्स ऑफ स्किल। क्योंकि अगर किसी गेम खेलने वाले को ये जानकारी होगी कि कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है, क्या वहाँ खेल की परिस्थितियां हैं, कैसा मौसम है, क्या हाल पिच का है और अपोजिट टीम कौन सी है, तो निश्चित रूप से उसको अपना एक अनुमान लगाना होगा कि सचिन तेंदुलकर आज 90 रन बनाएंगे या सेंचुरी लगाएंगे, या कोई भी बॉलर है वो आज 3 विकेट देगा या 4 विकेट देगा। क्योंकि इसमें उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बॉलर स्पिनर है या फास्ट बॉलर है या गुगली बॉलर है, कैसा किस टाइप का बॉलर है। तो निश्चित रूप से जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और नीति आयोग का भी निर्णय है, क्लियर निर्णय है, फैंटेसी गेम्स आर नॉट दी गेम्स ऑफ चांस, दे आर गेम्स ऑफ स्किल्स। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 और भी ऐसे कानून हैं जिनमें ऑनलाइन गैम्बलिंग का ध्यान रखा गया है और ऑनलाइन गैम्बलिंग के मद में होने वाले पेमेंट पर भी ध्यान रखा गया है। जैसे आप कह सकते हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 जी, इसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग का पेमेंट करता है तो जो पेमेंट करने वाला है उसका सारा डिटेल नेट पर आ जाता है और वो पेमेंट रोका जा सकता है। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भी प्रोविजन है, प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट 1955 में भी इस प्रकार के प्रोविजन है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1999 में है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इवन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी इस प्रकार के प्रोविजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैम्बलिंग से जीती हुई धनराशि है उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में इसके प्रोविजन हैं। तो अपार्ट फ्रॉम पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 देयर आर अदर लेजिस्लेशंस आल्सो व्हिच डील विद सच मैटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनेक स्टेट अपना अपना इंडिपेंडेंट लॉ बना चुके हैं और यूपी भी अपना एक इंडिपेंडेंट लॉ बनाने जा रहा है और इसमें हमने ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को प्लस वेजरिंग को हर चीज को हमने डिफाइन किया है। और इसमें अगर आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें उसमें भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज को रिकमेंड किया है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में लॉ बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के बारे में लॉ बनना चाहिए। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो कोई भी कानून हम बनता है वो संविधान के दायरे के अंतर्गत बनता है। जी बिल्कुल। तो जो 7th शेड्यूल है उसमें राज्य और केंद्र दोनों की कानून बनाने की शक्तियां दी हुई है और ये मैटर बैटिंग एंड गैम्बलिंग का मैटर स्टेट लिस्ट के एंट्री 34 से कवर होता है। जी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से लॉ बनाने के लिए सक्षम है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लॉटरी के ऊपर कानून बनाने का राइट केवल केंद्र सरकार को है। जी। इसमें राज्य सरकार भी कानून नहीं बना सकती है। जी। तो हर राज्य ने अपने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं। जैसे गोवा है। जी बिल्कुल, सिक्किम ने भी बनाया है। जी। गोवा में कैसीनोज को अलाउ कर रखा है। जी। सिक्किम में कुछ एक्सटेंट तक लॉटरीज को अलाउ कर रखा है। जी। तो ये अपने अपने स्टेट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस मित्तल, यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है कि ठीक है, अगर ये कहा भी जा रहा है कि ये गेम्स ऑफ स्किल है और बहुत हद तक एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है विदुषपत सिंघानिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप खेल और गेमिंग कानून के विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन ये कैसे तय होगा कि एक्सपर्ट कौन है? दूसरी बात ये कि अगर हम गेम्स ऑफ स्किल की बात करें तो क्या इसके लिए जो भी जितनी गेमिंग साइट्स हैं या जो गेमिंग कंपनीज हैं वो कैसे तय कर पाएंगे कि चांस नहीं है, ये स्किल है? तो जस्टिस मित्तल साहब ने बताया पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो अपना टेस्ट ले डाउन किया है कि प्रिडोमिनेंस जो कौशल आपका ज्यादा होना चाहिए, 50% और ज्यादा कौशल होना चाहिए, तो उसको गेम ऑफ स्किल बोला गया। अब वो कैसे डिटर्मिन है ये क्लियर नहीं है। नाउ जैसे आपकी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, आपकी जो रमी ऑनलाइन फेडरेशन है, इन लोग सबने एक कमेटी बनाई है जिसमें रिटायर्ड जज बैठते हैं, एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिशियन बैठते हैं, एक मेंटल एक्सपर्ट बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, जो
कोई भी गेम है उसको असेस करते हैं और देखते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल होगा, क्लासिफाई की नहीं होगा। तो ये तो सेल्फ रेगुलेशन की तरह। जी। दूसरा, जैसे आप नागालैंड एक्ट की बात कर रही थी मैम, हाँ। तो नागालैंड एक्ट में भी उन्होंने एक बनाया है कि एक गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सीए एंड लॉ फर्म एंड ये हाँ। वो डिसाइड करेंगे, जब कोई अपना प्रस्ताव रखेगा उनके सामने तो वो डिसाइड करेंगे कि कोई गेम ऑफ स्किल और चांस क्लासिफाई होगा कि नहीं, और फिर उसके बेसिस पे गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है। जी। तो ये दूसरा चीज है। हाँ। एक चीज जो शायद मेंशन अभी तक नहीं की गई है कि अभी तक हम लोग जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस अब बात कर रहे हैं वो हरदम रियल मनी गेमिंग की बात कर रहे हैं। हमने कभी ये बात अभी तक करी नहीं है कि फ्री गेम्स तो अलाउड ही है, फ्री गेम्स में किसी का कोई बैन नहीं है। बिल्कुल। आपके पास ये फ्री गेम जो हम गेमिंग की बात कर रहे हैं, गेमिंग बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ। उसमें काफी गेम है जो फ्री गेम्स है वो चल रहे हैं। हर एक फ्री गेम बुरा नहीं होता है। आजकल जो आपके नजारा है, टेक्नोलॉजी है, ये लोग जो ये गेमिंग यूज कर रहे हैं एजुकेशन के पर्पज से भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। जो यंग चिल्ड्रन है उनके लिए आपकी गेमिंग ऐसे बना रहे हैं कि वो सीख सके और पढ़ सके। तो ये स्पेशली ऑनलाइन के दौरे के चक्कर में, दौरे में, ये कोविड के दौरे में ये बहुत हेल्प कर रहा है यंगस्टर्स। तो एक अच्छाई वहां से भी आती है। दूसरा जो आपका मेजर कंसर्न है कंटेंट का, कि गेमिंग जो कंटेंट है ये कौन रेगुलेट करेगा। अभी तक जैसे आपकी फिल्म का है और म्यूजिक का है, वहां पे आपके पास कंटेंट एजेंसी है जो सर्टिफिकेशन देती है कि 13+ के लिए, 15+ के लिए, 18+ के लिए। गेमिंग पे आपके पास अभी तक कोई कंटेंट रेगुलेटर है नहीं। तो जो कोई गेम है जो शायद वायलेंस होता है, जिसमें शायद प्रस्ताव जो इफेक्ट हो सकता है यंग आदमी, उससे अभी आपके पास कोई कंटेंट के लिए रेगुलेशन के लिए कोई नहीं है। तो ये एक चैलेंज है जो अभी गेमिंग इंडस्ट्री को एड्रेस करना जरूरी है। हाँ। तो इस एंड एज ए सेड की तीसरा, जैसे विशाख ने इस पे भी टच पॉइंट किया था कि ई स्पोर्ट जो है इट इज बिकमिंग अ मेडल इवेंट। ये एशियन गेम्स में भी आ रहा है और ये ओलंपिक गेम्स में भी आने वाला है इन टाइम। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको तो एक्चुअली प्रमोट करना चाह रही है और एक्चुअली कोचेस डेवलप करना चाह रही है और एथलीट डेवलप करना चाह रही है स्पोर्ट के लिए, कि जब ये ओलंपिक इवेंट आए तो हमारी पूरी तैयारी हो कि हम वहां पे भी जाके मेडल जीत पाए एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में। और इसमें सारे जो बड़े नेशन है चाइना एंड यूएसए, ये काफी इस पे आगे हद तक कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट की जो आपके बड़े गेमर्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है विदिशपत कि हमने पॉजिटिव चीजें तो हम देख रहे हैं, इस पे कोई शक नहीं कि ऑनलाइन गेमिंग का अपना एक बहुत बड़ा संसार है और उसके बहुत फ्यूचर है, बहुत भविष्य है और जिसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो इसका नेगेटिव पॉइंट है उस पर भी हमें समझने की, और शायद बिना तैयारी के हम कूद पड़ेंगे मैदान में तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। मैं इसी पर रहना भी चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि उन बिंदुओं को ज़रूर देखा जाए। परीक्षित हमारे साथ हैं, परीक्षित माधीशेट्टी, जो कि खुद एमडी हैं ग्रिड लॉजिक ग्रुप ताज रमी के, इसी पूरे बिजनेस से जुड़े हुए। परीक्षित, ऐसा लगता है आपको कि इस नए सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्देश के बाद, इस नए फैसले के बाद अब एक अलग तरीके से दबाव पड़ेगा इस पूरी इंडस्ट्री पर और इस तरह के ही गेम्स को डेवलप किया जाएगा जो गेम्स ऑफ स्किल होंगी, न कि गेम्स ऑफ चांस या फिर जो रमी या पोकर, इस तरह के तमाम ऐसे गेम। और तो और मैंने ऐसे भी गेम्स देखे हैं जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं जिस पर उनके जिनका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को और सजाने के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं और वो बच्चे पैसे जमा करते हैं ताकि उस कैरेक्टर के पास कुछ और चीज़ें आ जाए। और इस तरह से करते करते जो छोटा बच्चा है वो लगभग 40,000 50,000 से ज़्यादा रुपए गंवा देता है अपने माता पिता के। और हाल फिलहाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये भी आई कि छोटा बच्चा उसने सुसाइड कर लिया सोसाइटी नोट को लिखते हुए कि मैंने माँ के 40,000 रुपये गंवा दिए हमारे इस खास गेम में। हालांकि इस गेम में कोई बेटिंग नहीं थी, किसी और तरह की चीज़ नहीं थी, लेकिन ये ऑनलाइन गेम को ये समझाना लोगों तक कि किस तरह से वो इसका बस आनंद उठा सकते हैं, इसका सदुपयोग कर सकते हैं, एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और एक गेमिंग कंपनी के एमडी होने के नाते एक दबाव आप लोगों के ऊपर भी होगा ज़रूर। किस तरफ आप लोग जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे, अगर हम देखें तो किस तरह की चीज़ें अब डेवलप हो सकती हैं? हम लोग इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं और यूके और यूएस कंपनियों के लिए भी गेम बनाते हैं। एंड जो भी कानून या सेल्फ रेगुलेशन इंडिया में किया जा रहा है, we are actually copying what is happening in the US and what is happening in the UK. All these countries, जो भी कंट्री में अभी गैम्बलिंग कमीशन है या गेमिंग कमीशन है, उन लोगों ने लॉ बनाया है बेस्ड ऑन द सेल्फ रेगुलेशन। तो इंडिया ऑल्सो इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। इंडिया में भी वही सेल्फ रेगुलेशन का दौर है अभी,
एंड अभी हम सब लोग वो सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्री गेम्स एंड रियल मनी गेम्स, आपने जो बोला है खर्चा कर रहे हैं इन लोग कपड़े खरीदने के लिए या कुछ और खरीदने के लिए, उनके ऊपर कोई अभी लिमिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सो देयर नीड्स टू बी अ क्लैरिटी ऑन व्हाट हैज टू बी डन। जैसा मित्तल सर ने बोला है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट है, उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर देयर इज अ लिमिट। सिमिलरली आवर गेमिंग कंपनीज आल्सो हैव केप्ट अ लिमिट दैट डेली ट्रांजैक्शन विल बी अबाउट 10,000 रुपीज, और महीने में आप लोग 50,000 रुपए खर्चा कर सकते। उसके बाद आपको कुछ खर्चा करना होगा तो आपको एडिशनल केवाईसी देना होगा या इनकम प्रूफ देना होगा कि आपका इनकम बढ़ा है एंड आप ये खर्चा करने के लिए एलिजिबल है। So all these provisions are actually put in self-regulation and all the regulated companies are following it. बट ओके, पर इसको पूरे उस पे देखे तो परीक्षित, डू यू थिंक दैट now this industry is going to be more responsible? See, I'll tell you, when I started off in this industry, it was a 180 crores industry, 180 करोड़ का इंडस्ट्री था, और आज के दिन 21,000 करोड़ का इंडस्ट्री है हम लोग एक्चुअली देखा गए तो। बट इफ यू लुक एट यूके, यूनाइटेड किंगडम में अभी 200 बिलियन का इंडस्ट्री है। सो वी आर जस्ट एट $3 बिलियन। तो हम लोगों को आगे जाके if a small country like UK can actually do a wagering of $200 billion, इंडिया में तो और स्कोप है। अभी I was actually looking at your news channel, आप कुछ स्टेटमेंट बोल रहे थे, 130 करोड़ की जनता है, ये ऐसा करेगा। 130 करोड़ की जनता है, गेमिंग खेलेगा, and the only way we can actually do is regulate, and when you regulate you get a lot of taxes, and when you actually get a lot of taxes you invest it back into the country. Yes. And every decade, right, like telecom ने ये disruption किया था 10 साल पहले, and if you look at telecom's revenue is actually touching the sky. Similarly, we are doing gaming, it will also touch the skies, and maybe our taxes will help the nation. हालांकि हाल फिलहाल में एक बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के एक खास मामले में ये माना गया कि ये गेम्स ऑफ स्किल है, लेकिन इसके दो तरफा असर हमें देखने को मिले हैं, और इसी पर आज हमारा खास पैनल चर्चा कर रहा है। जस्टिस एन मित्तल हमारे साथ हैं, चेयरमैन यूपी लॉ कमीशन, विशाख रंजित हमारे साथ हैं, लीगल हेड AIGF के, और विदुषपत सिंघानिया, खेल और गेमिंग कानून विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, परीक्षित मादी शेट्टी हैं, MD ग्रिड लॉजिक ग्रुप ताजरमी के, और डॉक्टर मनीषा सहगल हमारे साथ जुड़े हैं, बाल मनोवैज्ञानिक भी हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बात करूंगी मैं आपसे जस्टिस मित्तल, अगर 27th लॉ कमीशन रिपोर्ट को देखें तो उसमें लॉ कमीशन ने गैम्बलिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग को कानूनी वैधता देने की बात कही थी। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। हालांकि ऑनलाइन पर नियंत्रण रखना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे कि सुझाव आपने दिए, कुछ कोशिशें हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर जो दिशा निर्देश बनाई जाए, और जैसा कि कहा भी गया था, तो किस तरह के डायरेक्शंस की ज़रूरत है, किस तरह की डायरेक्शंस के तहत गैम्बलिंग जैसी चीज़ों को हम ला सकते हैं मेन स्ट्रीम में, और कैसे इस बात की गारंटी करेंगे कि इसे उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा जिन पर इसका भारी मतलब नकारात्मक असर हो सकता है। देखिए, आजकल कंप्यूटर के युग में कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी गेम कहीं से भी खेला जा सकता है और कहीं से भी खिलाया जा सकता है जी। पर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, पोर्नोग्राफी के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है कि इसके कंटेंट इंडिया में प्रसारित किए जाए या न किए जाए। इसी तरीके से मेरी राय में सेंट्रल लेवल पर एक ऐसी एजेंसी को बनाया जाना चाहिए जो इस बात का निर्धारण करे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और कौन कौन से गेम ऑफ स्किल कहलाएंगे और कौन कौन से गेम ऑफ चांस कहलाएंगे। इसमें लाइसेंसिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति ने इंडिया में गेम खिलाने का लाइसेंस लिया हुआ है, केवल उसकी वेबसाइट को ही इंडिया में परमिट किया जाना चाहिए। और जो हमारी सेंट्रल एजेंसी होगी, सेंट्रल एजेंसी इस बात को तय करेगी कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है जी। तो जब तक कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं बनती है तब तक इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाना संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल।
क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत प्रचलन में है और हर चीज तो आजकल ऑनलाइन हो रही है और निश्चित रूप से बच्चे इसमें पढ़ाई की ओर ध्यान न दे करके गेमिंग और गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक बच्चों के इन्वॉल्व होने का प्रश्न है, इस टाइप की जितनी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उनमें जो भी पेमेंट होता है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है जी। कोई भी पेमेंट कैश नहीं होता। तो मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ना तो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड बताएं जी, और बिल्कुल। ना ही बच्चों को कोई पासवर्ड दें। अगर बच्चों के पास पैसा ही नहीं होगा, कैश होगा अगर उनके पास, तो कैश से तो वो खेल नहीं सकते हैं जी, तो अगर बिल्कुल। उनके पास कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करने का, मनी ट्रांसफर करने का अगर कोई जरिया नहीं होगा तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा जी, बच्चों को इससे रोकने का। बिल्कुल। जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट का सवाल है, निश्चित रूप से इस प्रकार के गेम्स से स्किल भी डेवलप होती है, बच्चों की बुद्धि भी डेवलप होती है और बच्चों को नई नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं। जी, परंतु फिर वही बात आ जाती है बिल्कुल। कि इसके जो भी चीजें आजकल डेवलप हो रही हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, हाँ, उनके उपयोग कम हो रहे हैं, उसके दुरुपयोग ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, यहाँ पर एक सवाल इसीलिए पैदा हो जाता है कि अगर अभी दो चुनौतियां मैं देख रही हूँ, देयर इज 2 चैलेंजेस। एक तो ये है कि अभी हाल फिलहाल के अगर हम समय में देखें तो जितने स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स ने अपने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर। दूसरी चुनौती ऐसी आ गई है जिसमें अगर, जैसा कि जस्टिस मित्तल ने भी कहा कि जो भी ऑपरेटर है उनकी लायबिलिटी को तय किया जाए। डू यू थिंक कि जो अगर उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी तय होने लगेगी जो ऑपरेटर्स है, तो ये एक तरह से केसेस की संख्या बढ़ने लगी, और कैसे ये तय करेंगे कि कहाँ पर कौन किस तरह से फ्रॉड हुआ और किस तरह से चीज़ें गलत हुई हैं। अब वैध जो, और उसमें जो फैंटेसी गेम्स जो कि वैध हैं, जो सही हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। Yes, completely. So, I agree with what you're saying, that we cannot just blindly say that any problem with the technology platform needs to be a criminal offense. We need to look at it in a nuanced manner. So, what is a criminal offense and what is not? First of all, to even consider, involving criminal law in such an industry is not something that we as a body or anyone sane would suggest. So what we need to look at is that whether there is a policy in place. First of all, you mentioned that each state has a different law, which is a big problem that the industry faces right now. So we as AIGF have been advocating for a central regulatory mechanism. So we have been requesting the central government to take charge of the whole industry because it's an important thing. The industry is growing very well. It's providing so much employment, contributing to the economy in the country. So the government should also give us a legal certainty across the country that if you follow these basic norms and basic standards, which we are ready to follow, and I'm sure all the gaming operators will agree with you that they are very much ready to comply with all the laws that are in place. So if the central government has come and helped the industry and the people by putting a robust regulation in place, we are happy to abide by it. And the AIGS, on our part, we have already put in place a self-regulatory mechanism. We are happy to work with, we already work with government in a consultative role. We are happy to help the government to come up with a system which can then give us certainty across the country, and then, parents need not worry about their children if they know that, okay, the government has put regulations in place. These companies follow these regulations. And so you can use this platform without worrying too much. And if there is and I don't think criminal law is the solution. There needs to be, in such a regulatory mechanism, there needs to be a grievance redressal system. So if someone has a complaint against a gaming operator, there can be a gaming ombudsman or gaming tribunal or something of that sort, a decision-making authority. Yes. Like but you have the consumer protection tribunal. So but still But still the grey areas are there, Vishak, and Dr. Manisha is with me since we are talking about kids also and adolescent age group of the players also. Manisha, अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो हाल फिलहाल में कई ऐसी खबरें आई जिसमें ऑनलाइन गेमिंग का शिकार बच्चे हुए, यहाँ तक कि जहाँ पर उन्हें कुछ पैसे नहीं भी देने थे उनसे वो प्रभावित होकर, जैसे ब्लू व्हेल और तमाम तरह के गेम्स आए जिसमें कई बच्चों ने जान गंवा दी। अब तो ऐसे भी गेम्स आ गए हैं जिसमें बच्चे पैसे दे रहे हैं। हालांकि जस्टिस मित्तल ने सुझाया
कि पेरेंट्स को इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और वो पैसे क्रेडिट कार्ड से न दें, इस तरह की कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन आपको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग का एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसे बच्चों को अछूता नहीं रखा जा सकता, और आखिर किस तरह का असर इनके ऊपर हो रहा है इस तरह के गेम्स का? देखिए, इंटरनेट एडिक्शन या ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन ये बहुत कॉमन है, और ये शुरू हुआ है जब से स्मार्ट मोबाइल्स आए हैं। तब से ये काफी धीरे धीरे करके इतना ज्यादा बच्चों और टीनेजर्स एंड एडल्ट्स के बीच में इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि कब साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो गए पता नहीं चला। और क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चों के केस में अगर हम देखते हैं तो उनको स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या उनकी आईसाइट वीक हो रही है, या डिप्रेशन में वो जा रहे हैं, बात करना उन्होंने बंद कर दिया है। इस तरह के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स काफी रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन समहाउ कुछ फैमिलीज में जो पेरेंट्स विजिलेंट हैं, अवेयर हैं, वो देखते हैं और वो फिर स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स पूरा दिन घर में रहते ही नहीं हैं और केवल रात में होते हैं, तो उनको पूरी तरह से वो अवेयर नहीं होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन किस तरह का होता है, आइसोलेशन में बच्चे चले जाते हैं। या बड़ों की भी अगर बात करें, बड़ों के साथ भी सिमिलर सिम्टम्स भी आते हैं, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। और अगर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगा दिया है, अगर मनी उसमें इन्वॉल्व है, तो अनदर फियर जनरेट कि अब ये किस तरह से बताया जाए, और वो किसी भी तरह के अगर डेट में आ रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं से पैसा लिया है। मैं एक ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रही हूँ जिसमें हम बच्चे और बड़ों किसी भी एज ग्रुप को हम इसमें इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। केवल बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आईसाइट, यस, दिस इज वन ऑफ अ मेजर बिल्कुल, लेकिन उतना ही नहीं, उनके मनोविज्ञान पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है मनीषा। और जैसा कि आपने कहा कि जब पैसे गंवा देते हैं तो बड़ी चिंता की बात हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। मैं आपसे जानना चाहूँगी विदुषपत, जब ऑनलाइन गैम्बलिंग, जैसा कि पैसे गंवाने की बात आते ही ऑनलाइन गैम्बलिंग दिमाग में आ जाता है, और अगर उसकी हम बात करें तो बहुत सारे ग्रे एरियाज अभी भी हैं। ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? उतना ही नहीं, एक और सवाल है साथ में कि ऑनलाइन गेमिंग की बात हो गई, पेड फैंटेसी की स्पोर्ट्स की बात हो जाए और स्पोर्ट्स बेटिंग की बात हो जाए, तीनों में अगर हम पेड फैंटेसी स्पोर्ट्स कर रहे हैं और स्पोर्ट्स बेटिंग, इसमें जो एक मिसकॉन्सेप्शन है उसको कैसे समझा जाए? और साथ ही जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के ग्रे एरियाज हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है, कुछ सलाह जैसे स्मितल ने भी दिया, लेकिन मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करना चाहती हूँ आम लोगों को का जो के ऊपर जो इसका असर होता है, और उसको कानून से जोड़ें, तो किस तरह से एक संतुलन बनाया जाए? सबसे पहली चीज कि 18 साल के उम्र कम के बच्चों को कभी गैम्बलिंग के पैसे से अलाउ नहीं करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को रेगुलेशन भी बनाना चाहिए, और अगर कोई भी ऑपरेटर इसको अलाउ कर रहा है उसको पनिश करना चाहिए। आई थिंक ये मेरे को बहुत क्लियर है। हम लोग जो एडवाइस करते हैं, हम लोग हर एक गेमिंग कंपनी को ये एडवाइस करते हैं, अब 18 से कम के लोगों से पैसे नहीं ले सकते। सेकेंड, आपको एज लिमिट सेट करिए। थर्ड ये है कि कोई ज्यादा देर खेल रहा है उसको निकाल के गेम से बाहर हटा दीजिए, उसको बोलिए देख ले और फिर वापस खेल। फोर्थ मेजर इशू जो आ रहा है कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो बच्चे साहब ने बताया कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट ऑनलाइन में जो ये है ये अक्रॉस इंडिया चलता है। ऑनलाइन आप स्टेट में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये सेंट्रल लेवल पे ही रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन चैप्टर वहां के सेंट्रल एड का हो स्टेट के, उसमें अब इशू आ रहा है इसमें मूव करने का टॉपिक। जब सेंट्रल में लेवल आएगा तभी इसमें ऑल इंडिया लेवल का रेगुलेशन ला पाएंगे, जो कंटेंट रेगुलेट कर पाए कि ऐसा कंटेंट बच्चों को दिखाया ही नहीं जाए, जिससे उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े, पैसे ना खेलने दिए जाए। तो कोई कर रहा है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है उनको, तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन किया जाए। ये सब रेगुलेशन लाना पड़ेगा। इसको ये सेंट्रल से ही आ पाएगा, कि स्टेट से नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक स्टेट बैन करेगा तो ऑनलाइन ऑपरेटर। लेकिन विदुषपत, ये तो चलिए, ये तो गैम्बलिंग की बात हो गई, लेकिन जब हम कहते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जिस तरह से जब फैसला भी आया और तरह तरह सारे मीडिया में खबर भी आई, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि पेड फैंटेसी स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स बेटिंग में क्या अंतर है, और अगर उसको लोग उधर आकर्षित हो और कोई इस तरह से गेम आने लगे जिसमें स्पोर्ट्स बेटिंग भी होने लगे और उसको इस तरह से दिया जाए कि पेड फैंटेसी गेम है, इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? आखिर अभी तक हम सेल्फ रेगुलेशन की ही बात कर रहे हैं। तो
ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक कोई सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन है, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का एक FIFS बॉडी बनी हुई है, ये लोग सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अब व्हाट इज फैंटेसी गेम एंड व्हाट इज स्पोर्ट्स बेटिंग, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है ना। अभी तक जो हाई कोर्ट ने बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो ड्रीम 11 का फॉर्मेट है जिसमें आप 11 या 12 लोग चुनते हैं, एक टीम से आप पूरे लोग नहीं चुन सकते हैं, आपको बजट दिया जाता है, एक कैप्टन और वाइस कैप्टन का ऑप्शन दिया जाता है, ये जो कुछ तत्व है, ये अगर आपके गेम में है तो आपका गेम फैंटेसी क्लासिफाई होगा। अगर इसमें से ये तत्व आपके गेम में नहीं है तो आपका गेम फैंटेसी नहीं क्लासिफाई होगा जी। ये आई थिंक क्राइटेरिया हाई कोर्ट ने ले डाउन कर दिया है। आई थिंक वही डिफरेंस है कि अगर वो नहीं है तो आप ठीक है, और अगर आप वो अपने सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप फैंटेसी जी। जस्टिस मित्तल, एक फाइनल वर्ड आपसे चाहूंगी सर। अभी तक ये पूरी जो बहस है ऑनलाइन गेमिंग पर, इसके ये इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि इसके कई एस्पेक्ट्स हैं और जिस पर अभी काम करने की ज़रूरत है। इसमें सेल्फ रेगुलेशन भी एक बड़ा मसला है कि सेल्फ रेगुलेट हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर मीडिया की बात करूं तो मीडिया के पास भी सेल्फ रेगुलेटरी संस्थान है, और लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, मीडिया ट्रायल की शिकायत आती है और ऐसी गंभीर भी शिकायतें आती हैं। लेकिन ये शिकायतें तो चलिए एक सीमा तक ही है, लेकिन ये ऑनलाइन गेमिंग ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में पहुंच चुकी है, हर पीढ़ी में पहुंच चुकी है। इसका असर भी कहीं ज़्यादा है सरकार पर भी, राजस्व के रेवेन्यू के मामले में भी और कानूनी हिसाब से भी। आपको सर क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करने के साथ साथ आखिर सरकार इस पर कैसे अपनी नज़र बनाए रखे ताकि कुछ ऐसा अनहोनी न हो जिसकी अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और कुछ ऐसी आशंकाएं खत्म हो जाएं, और साथ ही जो कानून की दुनिया के लिए भी एक चुनौती से आई बनता जा रहा है, तो किस तरह से एक ऐसा संतुलित व्यवस्था बनाई जा सकती है? देखिए, जो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कभी कभी चूक कर जाती है अपने फायदे जी। तो उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए को भी रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, और जो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको कन्विंस करना चाहिए या उसको अपना एक्सप्लेन करना चाहिए गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने कि ये हमारा जो गेम हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये हमारा गेम किसी भी तरीके से ऑनलाइन गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा देखिए, इसमें नीति आयोग ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, और जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उनमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके भी अपने चार्टर हैं, बट क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट हो रहा है। जो इंडिया की अथॉरिटी है वो तो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। तो मेरा मानना यही है कि जो भी जिस प्रकार के भी गेम है, चाहे वो गैम्बलिंग है या नहीं है, चाहे वो फैंटेसी गेम्स हैं, चाहे वो गेम ऑफ स्किल है, चाहे वो गेम ऑफ चांस है, इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पर एक एक्सपर्ट बॉडी क्रिएट की जानी चाहिए, और उस एक्सपर्ट बॉडी में न केवल उस गेम से जुड़े लोग हों बल्कि उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी हों, उसमें पेरेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन रखा जाए, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज को भी रखा जा सकता है। तो ये एक एक्सपर्ट बॉडी होगी जो ये तय करेगी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई लाइसेंस मांगता है तो उसको भी वो तय करेगी। जस्ट लाइक फिल्म एंड सेंसर बोर्ड, फिल्म और सेंसर बोर्ड में जैसा होता है उसी तरीके से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रखा जाना चाहिए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जी, बिल्कुल। मीडिया का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी बात से कन्विंस करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए जी, बिल्कुल। तो इसमें गवर्नमेंट लेवल पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाना बहुत जरूरी है जी, जिसमें सभी लोगों का जो भी गेम से जुड़े हुए हैं उनके उत्तरदायित्व को तय किया जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको लेकर अभी तमाम तरह की कोशिशें जो भी की गई हैं वो अभी बहुत कम है। हालांकि कई राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन गेमिंग केवल एक देश की बात नहीं है बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज़ हैं जो कि इस तरह के गेम्स को बनाती हैं, वो भी इस दायरे में आती हैं और देश की कंपनीज तो आती हैं। ऐसे में
केवल सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी यदि हम बनाकर भूल जाएंगे तो एक नए खतरे को, एक बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर इसकी जो समझ है इसको आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और कहाँ तक ये सही है और कहाँ ये गलत हो जाता है, इस जो बारीक रेखा है इस रेखा को भी समझने की सख्त ज़रूरत है। तभी शायद हम जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इसका सदुपयोग किया जा सकता है, तभी हम इसका सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वही हमें देखने को मिलेगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त ज़रूरी है कि अब हम कानून को, खासकर ऑनलाइन गेमिंग के कानून को लेकर नए तरीके से इसे परिभाषित करें और हम नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से जुड़े हुए नए तरह के मामले हमें देखने को मिलेंगे, नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इस वक्त यदि हम बच्चों को बचाना चाहते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव से, तो ज़रूरी है कि बच्चों की पूरी क्रियाविधि को, क्या वो खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, कहाँ पे वो खर्च कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए ताकि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे हम अपनी नई पीढ़ी को बचा सकें। तो इस उम्मीद में कि ऑनलाइन गेमिंग को लेके जो ये बहस शुरू हुई है आने वाले समय में एक मुकम्मल कानून के रूप में हमारे सामने होगी और एक मुकम्मल व्यवस्था के रूप में हमारे सामने होगी, और जिससे कि लोगों को लाभ होगा न कि हानि होगी। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने होंगी मैं एक नई बहस को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।